गांव के लिए अगर कोई महामारी आने वाली है या कोई बीमारी आने वाली है या किसी को कोई बीमारी है, रोग है, तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और वो एंसेस्टर्स उनको मैसेज देते हैं। जिनसे भी आपको बात करनी हो उनको वो अलाउ करता है कि वो आकर बात करें। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछकर वेरीफाई करते हैं। कई लोग ये तरह के क्वेश्चंस पूछते होंगे या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस, एग्जैक्ट कलर ऑफ कपड़ा, एग्जैक्ट चीज़ें पता चले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मेहुल, आप ये बताइए कि अगर जो सोल इस दुनिया से चली गई है, जब हम उसको वापस बुलाते हैं नेक्रोमेंसी के द्वारा, उनको तकलीफ नहीं होती? ये ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर उस सोल की इच्छा पे डिपेंड करता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा का 13 दिन का जर्नी होता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी कहते हैं और वही ग्रीक माइथोलॉजी में स्टिक्स रिवर कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति अग्रवाल। आज मेरे साथ है मेहुल वोरा, तंत्रा एक्सपर्ट। इन्होंने दो बहुत ब्यूटीफुल बुक्स लिखी हैं, द सीक्रेट गॉडेसेस ऑफ तंत्रा एंड वाई आर वी हियर। आज हम मोस्टली वाई आर वी हियर पे बात करेंगे। सोल क्या होती है, सोल की जर्नी क्या होती है, नेक्रोमेंसी, क्या आपने वर्ड सुना है? नेक्रोमेंसी क्या होता है? क्या हम डेड पीपल से बात कर सकते हैं? सोल का पर्पस क्या होता है? इन सभी बातों को हम कवर करेंगे आज के पॉडकास्ट में। सो मेहुल, आप थोड़ा नेक्रोमेंसी के बारे में बात कर सकते हो कि नेक्रोमेंसी होता क्या है? जिसको भी ये टॉपिक्स नहीं पता, जो पहली बार सुन रहे हैं, आप उनको एक बारी बेसिक से समझा सकते हैं कि नेक्रोमेंसी क्या होता है और क्या ये एक्चुअली हम कर सकते हैं? नेक्रोमेंसी एक ऐसा तरीका है जिससे हम पितृलोक में ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करके वहाँ पर जो भी एंसेस्टर्स हैं या जो भी पितृ हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उनके द्वारा हम बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की डेथ बहुत पेनफुल वजह से हुई हो, जैसे जल के हुई, एक्सीडेंट में हुई हो या सस्पिशियस तरीके से डेथ हुई हो। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस में हमें पता नहीं होता कि वो क्या कहना चाहते थे, उनके मन में क्या था, उनसे बात कैसे करें। तो नेक्रोमेंसी एक ऐसा तरीका है कि हम कुछ चीज़ें उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्रोमेंसी में बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम दोनों मिलकर यहाँ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जी। इस तरह से हम पितरों से बात नहीं कर सकते। पितरों से बात करने का तरीका बहुत अलग है। हमें हमारा कॉन्शियस सेल्फ को छोड़कर हमें पितृलोक में ट्रैवल करना होता है और फिर हम बात कर सकते हैं। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी लेकर हम पितृलोक नहीं जा सकते। पितृलोक में सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म शरीर जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी, जैसे मैं जिंदा हूँ, मैं तब भी सब कॉन्शियस अपने एक्टिवेट करके मैं पितृलोक में जा सकती हूँ और बात कर सकती हूँ अपने एंसेस्टर्स से? जैसे हमें एक फ़ोन नंबर पे बात करनी है, तो हमें क्या चाहिए? उनका फ़ोन नंबर चाहिए, उनका पता चाहिए और हम हमारे फ़ोन में उनका फ़ोन नंबर डालकर हम कॉल करके हम बात करते हैं। तो ये हमें फ़ोन चाहिए एज़ अ मीडियम। तो हमारा जो सोल का एक अंश होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो बना है मन, बुद्धि, अहंकार से। सूक्ष्म शरीर को हम रिलीज़ करते हैं, सूक्ष्म शरीर पितृलोक में ट्रैवल करता है और वहाँ पर जो भी एंसेस्टर्स हैं जिनसे भी आपको बात करनी हो, उनको वो अलाउ करता है कि वो आकर बात करें। अभी एंसेस्टर्स जो होते हैं वो अगेन वो खुद भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो वो फिजिकली हम जैसे बात करें वैसे बात नहीं कर सकते। उनको एक होस्ट चाहिए होता है जिसके थ्रू वो बात करें। उसको कहते हैं मीडियमशिप। यानी मैं एक मीडियम बन जाता हूँ या मैं एक माध्यम बन जाता हूँ जिसके थ्रू वो बात करते हैं। जब वो बात करेंगे तब मैं बात नहीं करूँगा। तो जो मीडियमशिप करते हैं या जो मीडियमशिप होता है, उस समय पे हमें हमारा फिजिकल कॉन्शियस सेल्फ को पूरी तरह से ख़त्म करना होता है और उनको थोड़े समय के लिए अपना शरीर कह सकते हैं कि देना होता है कि आप मेरा शरीर लें और मेरे थ्रू बात करें। ये डेंजरस नहीं होता अगर आप अपना शरीर छोड़ रहे हो और किसी सोल को दे रहे हो? ये मीडियमशिप के लिए आपको नहीं लगता कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है? मीडियमशिप और स्पिरिट पोजेशन में दो सिमिलैरिटीज भी है और अंतर भी है। सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों ही सूक्ष्म शरीर है, स्पिरिट्स भी और एंसेस्टर्स भी सूक्ष्म शरीर है। और दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों को होस्ट चाहिए। स्पिरिट पोजेशन में क्या होता है, जो स्पिरिट्स होते हैं वो अलग योनि के होते हैं। तो अलग अलग योनियां होती है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पितृ, अलग अलग योनियां होती हैं। पितृ योनि के जो
सोल्स होते हैं वो बहुत ही सौम्य या बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वो पोजेशन नहीं करते, वो सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए आते हैं। स्पिरिट पोजेशन वाले जो सोल्स होते हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं, वो उनकी योनि ही अलग हो जाती है, तो उनका टेम्परामेंट अलग होता है, उनका नेचर अलग होता है। वो फोर्सफुली किसी होस्ट को पकड़ लेते हैं और अटैच हो जाते हैं। जब हम नेक्रोमेंसी करते हैं तो नेक्रोमेंसी एक बहुत ही सेफ तरीका है जिसमें स्पिरिट पोजेशन का कोई खतरा नहीं होता। सोल आता है, बात करता है कुछ समय के लिए और चला जाता है। मेहुल, आप कोई केस स्टडी बता सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि नेक्रोमेंसी में किसी को कैसे आंसर्स मिल सकते हैं? बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत ये तो समझ आया, हम अपने पितरों से बात कर सकते हैं जो पितृलोक में है एक मीडियमशिप के द्वारा, बट उनसे हम क्या पूछ सकते हैं? क्या हम कुछ भी पूछ सकते हैं या स्पेसिफिक चीजें पूछ सकते हैं? थोड़ा सा कोई केस स्टडी आप बता पाएंगे? हमने एक नेक्रोमेंसी का केस किया था जिसमें कई साल पहले, ऑलमोस्ट 20 साल पहले डेथ हो गई थी और हमें पता नहीं था कॉज ऑफ डेथ क्या है। हमने उस स्पिरिट को बुलाया, नेक्रोमेंसी की बुलाया और उस स्पिरिट से पूछा। जब बुलाया, जब मीडियमशिप कर रहे थे तो पूरे शरीर में एक जलने की सेंसेशन आ गई थी। एक दूसरे केस में बहुत ज़्यादा नीडल पोकिंग का सेंसेशन आ रहा है। तो ये समझ पा रहे थे कि ये डेथ हुआ कैसे है। और फिर जो भी क्वेश्चंस पूछे तो हम मीडियमशिप में क्या करते हैं, सबसे पहले सोल को बुलाते हैं। हमें कैसे पता कि वो सोल सही है? हो एग्जैक्टली। सकता है कि कोई और सोल हो। जी बिल्कुल। एक नाम के तो बहुत सारे लोग होते हैं। जी। तो जब हम स्पिरिट लोक में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं, तो हम वहाँ पर ढूंढते हैं कौन व्यक्ति है। उसकी डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हमें उसके लिए फोटो चाहिए होता है पर्सन का? हम जब जाते हैं वहाँ पर, जी। फोटो अगर हम दिखाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो बायस हो गया, आपको तो पता है ये व्यक्ति कैसा दिखता है। जी। जैसे एक अभी रिसेंटली एक रीडिंग की थी जिसमें वो जो सोल है वो पूरे जीवन अपना चेहरा बहुत छुपाती थी। वहाँ पर जाके रीडिंग करी, देखा देखा बहुत सारे लोग हैं सेम नाम के। फिर एक और व्यक्ति है जो आना नहीं चाह रही, उनकी इच्छा नहीं थी बात करनी, चेहरा छुपा रही है, बार बार पूछ रहे हैं, चेहरा छुपा रही है। फिर हमें लगा कि हाँ ये तो ठीक है, इसको बुला सकते हैं। तो वो सोल को बुलाकर बात करी, तो वो करेक्ट सोल निकली। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब ट्रैवल करते हैं हम वेरीफाई करते हैं कुछ चीज़ें पूछकर। जैसे एक रीडिंग में पूछा था मेरे बचपन का नाम क्या है, एक रीडिंग में पूछा था कि मुझे कहाँ पर जाना था, मेरी इच्छा क्या थी, आखिरी बार हम कहाँ जाने वाले थे। मतलब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही सोल है कि नहीं, मतलब उनको तो ऑफ कोर्स सीक्रेट्स पता होंगे, तो आप उनसे वो चीजें भी बात कर सकते हैं जो सिर्फ आपके और उनके बीच की है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब मीडियमशिप करते हैं, जब हम मीडियमशिप करते हैं तो हम ना मीडियमशिप करने वाले व्यक्ति को कुछ पता होता है और ना किसी को कुछ पता होता है। सिर्फ जो रिलेटिव बात करना चाह रहे उन्हें और सोल, इन दोनों के बीच की बातें होती हैं। जब मीडियमशिप करते हैं उस सोल को बुलाया जाता है, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछकर वेरीफाई करते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई लोग ये तरह के क्वेश्चंस पूछते होंगे या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस, एग्जैक्ट कलर ऑफ कपड़ा, एग्जैक्ट चीज़ें पता चले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब भी हम स्पिरिट से बात करते हैं, सोल जब तक हमारे शरीर में है तब तक उसको इस लाइफ टाइम का सब कुछ याद है। जब सोल शरीर छोड़ के जाता है तो उसको अपने जीवन में जितने भी जीवन लिए हैं, सोल तो आदि अनंत है, इटर्नली एग्जिस्टेंट है। भगवत गीता में कहा गया है जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर बदलता है आत्मा। तो जितने शरीर आत्मा ने बदले हों उन सबकी मेमोरीज उस सोल को याद आ जाए। तो जब हम मीडियमशिप करके बात करते हैं एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम की, वो भी मोस्ट रीसेंट लाइफ टाइम की, तब वो सोल हमें क्लू में कम्युनिकेट करता है, छोटी छोटी बातें बताते हैं। तो क्या वो क्लू हम समझ पाते हैं? कई बार क्या आपके साथ ऐसा भी हो कि आप क्लू समझ नहीं पाए, सोल नहीं बता रही, बात ही नहीं करना चाह रही? ऐसा बहुत कॉमनली होता है। कई सोल्स ऐसे होते हैं जो नहीं बात करना चाहते, उनकी इच्छा नहीं होती। उस केस में हम बहुत ज़्यादा सोल को फोर्स नहीं करते, हम उनको परस्यू ज़रूर करते हैं कि आप बताएं, आप बात करें, बताएं। और जो क्लूज होते हैं वो क्लूज क्यों हमें मिलते हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण है सोल की मेमोरी सारी एक्टिवेट हो जाती है, और दूसरा कारण ये है कि मीडियमशिप करने वाला, उसका अपना एक कॉन्शियस सेल्फ होता है, उसका अपना एक इंटेलिजेंस होता है, अपना एक ब्लॉकेज होता है।
कई बार ये होता है कि मीडियमशिप करने वाला उस चीज़ को पूरे अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा हो, इसीलिए जो हमें आंसर्स भी मिलते हैं काफ़ी क्लोज और काफ़ी ब्रोकन में मिलते हैं। हमें रिलेटिव को उन आंसर्स को कनेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने पूछा कि हमें जाना कहाँ था। हमने रीडिंग करके हमें पता लगाया कि उनको जाना था कोई ऐसी पानी वाली जगह। जब हमने पूछा तो रिलेटिव ने साफ मना कर दिया, नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। फिर जब हमने ज़्यादा परस्यू किया, फिर रिलेटिव ने कहा कि मुझे कश्मीर जाना, कश्मीर में पानी है। फूल ने वैली और पानी दो चीज़ें बोली थी, वैली पहाड़ी, पानी डल लेक। ऐसे कई छोटे छोटे क्लूज आपको मिलते हैं जिसको आपको समझना है। कई बार ये होता है कि अगर किसी ने किसी को फोर्सफुली मार दिया, जकड़ा हुआ, सर पे वार लगा, तो वो पेन मीडियमशिप करने वाला महसूस कर सकता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए आप कह सकते हैं कि शरीर उस आत्मा को उधार दिया हुआ है। अब मैं समझी बात की मीडियमशिप में ये होगा, जो भी इंसान ये कर रहा है, ये प्रोसेस, ये जर्नी कर रहा है, वो अपनी आत्मा को हटा के वहां से वो सोल को लाके अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं उसको प्लेस कर रहा है और आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। सो मेहुल, मीडियमशिप आप करते हैं, आप कराते हैं, तो कैसा रहता है ये प्रोसेस नेक्रोमेंसी का? तो मीडियमशिप मैं खुद करता हूँ और मैं करवाता भी हूँ मीडियमशिप। मीडियमशिप में 3 बहुत पॉपुलर टेक्निक्स होते हैं। एक तो नेक्रोमेंसी जिसकी हम आज बात करें, एक होता है ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग में कई ऑटोमेटिक राइटर्स होते हैं जो स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं और वो जो उनको मैसेजेस आते हैं वो स्क्रिबल करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे बात करती हैं। एक होता है ओइजा बोर्ड्स। ओइजा बोर्ड्स अफ्रीकन टेक्निक है, इसमें एक बोर्ड होता है और बोर्ड के से जुड़ा हुआ एक मार्कर होता है। जब हम स्पिरिट्स को बुलाते हैं तो स्पिरिट्स का पोजेशन वो रूम में आता है और स्पिरिट वहाँ पर है, ये प्रूफ भी करता है, और वो मार्कर जो है वो स्पिरिट के अकॉर्डिंग वो मूव करता है। ये आपने कई मूवीज में देखा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बारी। ये यस नो वो जो बोर्ड होता है। जी, तो ये ठीक है। 3 तरीके से हम स्पिरिट से बात करते हैं, जिसमें नेक्रोमेंसी एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही सेफ और बहुत डायरेक्ट तरीका है, जिसमें हम बस अपने शरीर को एज अ होस्ट यूज करते हैं और स्पिरिट्स को हम हमारे अंदर बुला के डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। इसका जो सेशन होता है वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं चलता। डिपेंड करता है कि स्पिरिट कितना समय रहना चाहता है और डिपेंड करता है कि मीडियम कितना पेन या कितना उसको बर्दाश्त कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग उस समय में आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए? तो आपको जिनके जवाब चाहिए उतने ही क्वेश्चंस पूछें। इसको कोई रीडिंग सेशन की तरह ना देखें, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग करवाते हैं या पेंडुलम से रीडिंग करते हैं, जिसमें हम 1 घंटा 2 घंटा सेशन दे देते हैं, पूछते जाए पूछते जाए पूछते जाए। आपको जितनी जानकारी चाहिए, जितना आपको उनसे मैसेज चाहिए, आप उतना ही पूछें, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर मिलेंगे। मेहुल, आप ये बताइए कि अगर जो सोल इस दुनिया से चली गई है, जब हम उसको वापस बुलाते हैं नेक्रोमेंसी के द्वारा, उनको तकलीफ नहीं होती? ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर उस सोल की इच्छा पे डिपेंड करता है। कई सोल्स ऐसा होते हैं जिनको आना ही नहीं है। कई सोल्स होते हैं कि उनका अटैचमेंट सारा खत्म हो गया है, उनको बात नहीं करनी है। कई सोल्स होते हैं इतना पेन में होते हैं कि उनको आना ही नहीं है। ऐसे समय पे आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। हम कभी भी किसी भी सोल को फोर्स नहीं करते। कई सोल ऐसे होते हैं जो एक मीडियमशिप ढूंढते हैं ताकि वो अपने रिलेटिव से बात कर सके। फिर रिसेंटली एक रीडिंग हमने की थी जिसमें 7-8 साल पहले डेथ हो गई थी। सोल की बहुत इच्छा थी कि वो बात करे और जो रिलेटिव है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो बात करे। दोनों की सहमति से बहुत जल्दी कनेक्ट हुआ, बहुत जल्दी बातचीत हुई और बहुत अच्छी से मैसेज मिले। लेकिन कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें सोल आप मीडियम को दिख रही है, मीडियम उसको कह रहा है कि आ जाओ, बट वो सोल कह रही है कि नहीं आना, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। और अगर सोल पितृलोक में है तो ही वो कनेक्शन बनता है। अगर सोल का रीबर्थ हो चुका है तो वो कनेक्शन नहीं बन सकता।
तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर आज मेरे पापा नहीं है, अगर मुझे उनसे बात करनी हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं आपके पास रीडिंग करवाने आऊँ? और मतलब कि उनका रीबर्थ नहीं हुआ हो, अगर रीबर्थ हो भी गया हो और मैं उनकी सोल को ढूँढ रही हूँ, तो क्या उनको तकलीफ होगी उस जन्म में? अगर उनका रीबर्थ हो गया, अगर आप उनकी सोल को ढूँढ रहे हैं, जी, तब भी उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर उनका रीबर्थ हो चुका है, अभी हम भी तो किसी न किसी के पितृ रहे होंगे, बिल्कुल। किसी न किसी समय पे। जब भी हम सोल को बुलाते हैं, तो ये नहीं होता अभी जैसे मैं किसी का पितृ हूँ और मुझे किसी टाइम में किसी ने नेक्रोमेंसी करके अगर बुलाया, तो मैं अपना शरीर छोड़ के जाऊँगा नहीं। जी, ऐसा होगा तो डेथ हो जाएगी। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ नहीं होती। जब भी कोई सोल पितृलोक में वास करता है, मतलब उसको एक शरीर नहीं मिला है। सोल पितृलोक में 2 ही कारण की वजह से वास करता है। एक, उसका अगर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ हुआ, अकाल मृत्यु हुआ हो। कई बार हम देखते हैं कि 20-21 साल में डेथ हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, अलग-अलग तरीके से हम देखते हैं पेनफुल डेथ हुआ हो। तो ऐसे केस में पितृलोक में वो सोल निवास करता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी इच्छाएँ, एम्बिशंस होते हैं जो वो पूरी नहीं कर पाया। जी, दूसरे केस में होता है कि सोल का रिलेटिव के साथ कोई अटैचमेंट होता है। इस सोल की इच्छा थी कि मैं आपका मैं अपना पोता देखना चाहता हूँ, मैं आपकी शादी देखना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, और वो किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तब वो सोल पितृलोक में वास करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हम देखते हैं कि कई लोग हॉस्पिटल में डेथ बेड पे हैं, जी, कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी को एक बार देखना है। बेटी आती है, बेटी की शक्ल देखते हैं, एक बार चेहरा देखते हैं और वो शरीर छोड़ देते हैं। उसी तरह से जब पितृलोक में ये सोल रहते हैं, जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती या जब तक वो पेन या उनका आयु कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो पितृलोक में वास करते हैं। अब वो 2 दिन होता है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो 20 दिन हमारे नहीं, उनके। अगर वो 20 दिन वहाँ रह रहे हैं, तो हमारे 20 साल वहाँ रह रहे हैं। हमें लगेगा तो 20 साल, बट उनके तो वो 20 दिन हैं। जी, जी। जैसे ही उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे उनकी वो आयु कंप्लीट हो जाती है, वो पितृलोक से चले जाते हैं और उनका नया जन्म। सो मेहुल, आपने अभी नेक्रोमेंसी के बारे में बात करी। थोड़ा-सा इसको मैं आकाशिक के साथ भी ले जाके देख सकती हूँ कि हम हमारे एंसेस्टर्स से देख रहे हैं, क्या कनेक्शन है, क्या है? थोड़ा-सा आप डिफरेंस बता सकते हैं नेक्रोमेंसी का, आकाशिक का एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन का? तीनों कहीं न कहीं मोर ओवर मुझे कनेक्टेड लग रही हैं। आप तीनों का डिफरेंस बताएँगे? सबसे पहले बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम हमारे सोल के रिकॉर्ड्स, जैसे पुराणों में हमने देखा है कि चित्रगुप्त नोट करते हैं, डायरी, एक बुक बनाते हैं हर एक सोल की, सबका लेखा-जोखा लिखा जाता है। तो ये जो लेखा-जोखा है, ये कहीं न कहीं तो रखा जाता है। जी, इसी को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम किसी की लिविंग सोल के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनके पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस जन्म के भी और पिछले जन्मों के भी? हाँ, लेकिन ओनली एंड ओनली लिविंग सोल्स के। ओके, उसमें अगर किसी की डेथ हो गई हो, तो डेथ हुए व्यक्ति के रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस नहीं करते। ओके। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हम किसी डेथ व्यक्ति की नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें कोई लिविंग सोल चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्मों में जो भी चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से इस लाइफ टाइम में उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को फ़ियर है किसी चीज़ का, फ़ोबिया है, पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, किसी को लगता है कि अगर गर्दन पे हाथ रखे तो उनको बहुत अजीब-सा लगता है। क्यों लगता है? कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कर्मा होगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से उनको ये परेशानी है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जीते जागते व्यक्तियों की ही हम कर सकते हैं। हम उनकी बिल्कुल नहीं कर सकते जो इस दुनिया में नहीं है। जो इस दुनिया में नहीं है और जिनका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को बात करने के लिए आपको मीडियमशिप का ही सहारा लेना होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि आकाशिक एंड पास्ट लाइफ हम सिर्फ लिविंग बीइंग का कर सकते हैं जो अभी जिंदा है। नेक्रोमेंसी टॉकिंग टू डेड पीपल। थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं कि नेक्रोमेंसी में हम क्या क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर मैं आपके पास कभी रीडिंग करवाने आऊँ या कोई भी सोच रहा है कि उनको अपने एंसेस्टर से बात करनी है, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से बात करनी है,
तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रीडिंग में क्या होगा? सबसे पहले बहुत जो कॉमनली रीडिंग कराने आते हैं, वो ये जानने आते हैं कि आपकी डेथ हुई कैसे थी, कॉज ऑफ डेथ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डेथ होती है काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से होती है, तो वो कॉज ऑफ डेथ पता करना चाहते हैं। कई बार है कि वो कोई चीज़ आखिरी बार कहना चाहते थे और कह नहीं पाए, वो पूछने आते हैं। ऐसा भी होता है कि उनको उनसे कोई मैसेज चाहिए कि आपके साथ जुड़ने के लिए मैं क्या करूँ। कई लोग आते हैं बहुत इमोशनल होके कि आप मेरे साथ अभी भी हैं, क्या आप मुझे अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे अभी भी देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्या काफी ये पॉसिबल है कि वो पितृलोक पे बैठ के हमें प्रोटेक्ट करे, हमें देखें? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हम उन्हें देख नहीं सकते, जी। जैसे कि बैक्टीरियाज है, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, हम उनको देख नहीं सकते लेकिन वो है। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हवा है। इसी तरह से हम पितरों को देख नहीं सकते लेकिन पितृ है, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। पितृदोष जी। एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ये पितृ हमें देख रहे हैं और पितृ हमें बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा समझाएंगे? ये भी बहुत लोग सुनना चाहते होंगे कि पितृदोष क्या होता है। अगर हम अपने इंसेस्टर्स को बुला के उनसे माफी मांग ले कि हमसे गलती हो गई, आप जिस भी चीज से नाराज हो और प्लीज आप ये दोषा हटाओ, क्या ये भी पॉसिबल है? पितृदोष होता क्या है और वो कैसे हमारे चार्ट में आता है? पितृ दोष पता करने के दो तरीके होते हैं। जी। एक तरीका होता है आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सूर्य और शनि पितृ कारक माने जाते हैं, तो सूर्य और शनि के प्लेसमेंट के अनुसार आप पितृदोष का पता लगाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि सिम्टम्स क्या है आपके जीवन में, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। यूजुअली पितृदोष में हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। क्यों आते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि पितृ हमसे ऐसे कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते, जी। जी। इसके लिए या तो मीडियम चाहिए। पितृ क्या करते हैं आपके जीवन में, थोड़ी सी परेशानियां हलचल लाती हैं, जिससे आपको जब हलचल याद आती है तभी हम कहते हैं भगवान मुझे बचाओ। कभी हलचल नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, अरे हम तो कर लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। जब इसी तरह से पितृ जब हमारे जीवन में हलचल मचाते हैं तब हमें याद आता है हमारे पितृ नाराज हैं। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर आप मुझे बताएंगे, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका टाइम तो वहीं पे सेट हो गया, उसी की कुंडली बनेगी, उस बच्चे ने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, बट वो पितृदोष अपने साथ लेकर आया है अपनी कुंडली से। ठीक है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करती है? क्या वो सोल का होता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म का उसका कोई भार रह गया है? तो इसमें एक तरीका ये है कि आकाश के रिकॉर्ड से हम पता लगाते हैं कि पिछले जन्म का कोई भार है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि वो बच्चे का तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल। बच्चे की जिस जन्म हुआ अभी बच्चे का, लेकिन पितृ दोष होता है वो कहीं ना कहीं परिवार पे होता है। और परिवार के भाग्य के अनुसार बच्चा जो उनका जन्म लेता है वो ये दोष को कैरी करता है एस्ट्रोलॉजिकल। ओके। लेकिन पितृ दोष की वजह से पूरे परिवार में हलचल रहती है। इसीलिए पौराणिक कालों से हमेशा से पिंडदान, श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, ये सब करने का महत्व बताया गया है ताकि पितृ संतुष्ट रहे। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में सब युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने श्राद्ध किया था। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर जाके शांति मिले, वहां पर जाके वो परेशान ना हो। आपने ये देखा है जब भी किसी की डेथ होती है उनके माथे पे एक सिक्का जरूर रखा जाता है। क्या लगता है क्यों रखा जाता है? कोई आइडिया नहीं है। कई बार माथे पे रखते हैं, कई बार मुंह में रखते हैं। ये मैंने मेरी मदर इन लॉ से सुना है कि डेथ के टाइम पे ना इतना सा, इवन सोना, हम्म, थोड़ा सा सोने का कोई भी पार्ट ये रखा जाता है। वो हमेशा कहती है मेरे लिए रख देना। बिल्कुल। इजिप्शियंस में आपने देखा होगा ममीज को जब दफनाते हैं तो उनके साथ बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा सोना, बहुत सारा धान सब रखा है। ये इजिप्शियंस के अनुसार मान्यता ये है कि नेक्स्ट लाइफ में वो अमीर जन्म में यहाँ सारा वेल्थ वो लेके जाए और नेक्स्ट लाइफ में अमीर जन्म। लेकिन ये जो कथा है ये गरुड़ पुराण से आती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा का 13 दिन का जर्नी होता है। जी। इसीलिए हम फर्स्ट डे से हमारी विधियां शुरू करते हैं और 13th डे तक लेकर जाते हैं। डेड बॉडी का प्रॉपर क्रीमेशन होना बहुत जरूरी माना जाता है इसी वजह से। नहीं तो
सोल का रीबर्थ होता नहीं। तो प्रॉपर क्रीमेशन करने से पहले वो कॉइन, उसका बहुत है छोटी सी चीज़, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। क्योंकि जब सोल यहाँ से ट्रैवल करके यमलोक जाता है, तो उसको एक बहुत ही पेनफुल नदी पार करनी होती है, जिसको हम गरुड़ पुराण में वैतरणी कहते हैं, और वही ग्रीक माइथोलॉजी में स्टिक्स रिवर कहा जाता है। दैट रिवर इज फिल्ड विथ म्यूकस, ब्लड, बोन्स, एसिड। इतना पेनफुल रिवर होता है, उसको पार करना होता है, फिर जाके वो यम द्वार तक जाते हैं। फिर यम उनको बुलाते हैं और उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार असाइन करते हैं कि आप ये लोग जाओ, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ। वैतरणी नदी पार करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि एक नाव है, बोटमैन है, वो आपको नाव पे बिठाकर पार करा दे। एक तरीका है जिसमें आपको तैर के जाना हो। अब आप सोचें, आपको अगर एसिड, म्यूकस, ब्लड से भरी नदी में तैर के जाना होगा, और वहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनके लोहे के दांत हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपको काटते जाएंगे। पिरानास के नदी में अगर आपको तैरना हो तो कैसा लगे? बहुत बहुत तकलीफ होगी। जो कॉइन देते हैं या जो गोल्ड देते हैं, इट इज़ लाइक अ मनी पेमेंट टू बी गिवन टू द बोटमैन, कि वो नाव चालक वो आपसे रिसीव करता है और वो आपको बोट पे आराम से पार करा दे। इसीलिए ये श्राद्ध का महत्व है। जब डेथ के बाद जब सोल यम लोक पे जाने से पहले 2 प्लैनेट्स में रहती है, वो प्लैनेट्स में उनको खाना पीना नहीं मिलता, तो 13 दिन पूरा सोल विदाउट फूड एंड वाटर ट्रैवल करती है। इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ताकि उनको खाने पीने की कमी न मिले। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि क्या वो सोल का रिबर्थ हो गया हो, या वो गाय के स्वरूप में हो, कोई एनिमल के या पेड़ के स्वरूप में, तब भी उनका श्राद्ध होना चाहिए? जी जी। इसका जवाब है कि जब भी हम श्राद्ध करते हैं, मान लें कि एक सोल है, वो गाय के फॉर्म में, उस गाय के पितरों ने उसका श्राद्ध किया, उस गाय को इस लाइफ टाइम में, जीवित लाइफ टाइम में उसको खाना और पानी मिलेगा। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ जानवरों को खाना पानी कई दिनों तक नहीं मिलता, कई इंसानों को खाना पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता। जी जी। वहां पर आपको रेगुलरली खाना पानी पहुंचता रहे। मेहुल, आप ये भी बताइए, क्या हम सोल को बहुत जल्दी जल्दी बुला सकते हैं कि आज मैंने बात की, आई रियली वांट टू टॉक टू माय डैड, और मैं उनको नेक्स्ट वीक भी बुला लूँ, फिर मैं बुला लूँ? कैसे हमें ये टाइम ड्यूरेशन को मैनेज करना पड़ता है? क्या हम बहुत फ्रीक्वेंट बातें कर सकते हैं सेम सोल से? बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मेरे को आज मौका मिलेगा कि मैं मेरे फादर से बात करूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनसे लगातार बात करूँ। क्या ये सही तरीका है? आप बताइए। हम बहुत फ्रीक्वेंटली सोल्स को नहीं बुलाते, हमें एक टाइम गैप रखना होता है बुलाने से पहले। जैसे आज अगर मैंने रीडिंग करी, तो कम से कम मैं नेक्स्ट रीडिंग 15 या 20 दिन के गैप में ही करूँगा। हम आज बुलाया, 2 दिन बाद फिर बुलाया, 3 दिन बाद फिर बुलाया। ऐसा करने से सोल इरिटेट हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनको भी अपना लोक छोड़कर एक दूसरे लोक में आना है, बात करनी है और फिर जाना है। और इससे हमें कोई दोषा तो नहीं आ सकता ना कि मैं सोल को बुला रही हूँ पितृ लोक से कि आओ मुझसे बात करो? क्या वो इससे नाराज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके पितृ आपसे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बात तभी ही कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी इच्छा थी बात करने की। हम कभी भी कोई भी सोल को फोर्सफुली ऐसे पकड़कर खींचकर लाकर बात नहीं करते। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, हमें आपसे बात करनी है। सो आज हमने बात करी नेक्रोमेंसी के बारे में, कैसे हम अपने पूर्वजों से या जो लोग हमारी इस दुनिया से चले गए हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेहुल, बहुत मज़ा आया आज के टॉपिक में नेक्रोमेंसी के बारे में। जिन लोगों को भी कुछ भी आइडिया नहीं था नेक्रोमेंसी के बारे में, आई गेस अब आप सबको समझ आ गया कि नेक्रोमेंसी क्या होता है, कैसे हम सोल से बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर हम सबके मन में होगा किसी ना किसी अपने से बात करने के लिए, तो मेहुल इज द राइट मीडियम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।